लेकिन एक अच्छा इंसान होना जो है वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो क्या चल रहा है हमारे देश में और क्या लॉज हैं हमारे। बहुत अफसोस होता है मुझे जब जंगल कटते हैं, जब पंछियों के घोंसले गिरते होंगे, जब उनके बच्चे मरते होंगे। तो जो एनिमल लवर्स हैं और जो एनिमल हेटर्स हैं, अभी उनके अंदर एक जंग जैसी चल पड़ी है। मैंने उनके मुंह के ऊपर उनके सामने उनको कहा कि ये तुम लोगों ने गलत रणबीर सिंह के साथ किया है। मैं इस बात को टोटली गलत मानती हूँ जो शिल्पा ने किया। अगर मेरे को कोई बोले ये शिल्पा ने सही किया, मैं बोलूंगी टोटली रॉन्ग। तो जिंदगी भर यही चलता ना लोगों को कि इसने शिल्पा शिंदे को सेक्सुअली हैरेस किया था। नए एक्टरों का जब तक मैं इसमें हूँ वो मैं मदद करूंगी, उसमें मेरे को कोई हिला नहीं सकता। जैसे ही जब लिरिक आता है ओ जाना तो बहुत सारे गाने आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार जो है कुछ नया है जो नानक सिंह लेकर आ रहे हैं। और साथ में जो उनको जब सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है ना, वो उनकी ममा यानी कि उपासना सिंह का है। मेनी कांग्रेचुलेशन नानक। थैंक यू। उपासना जी, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या फीडबैक है बेटे के ऊपर? मैं तो हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन बात तो ये है कि अगर ऑडियंस उससे एक्सेप्ट करे, जैसे मुझे बहुत प्यार मिला ऑडियंस का। तो आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं लोगों के चेहरे पे, मैं जा रही होती हूँ स्माइल देखती हूँ, अरे, और उसके बाद बोलते हैं उपासना। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो नानक को वैसे ही शौक है जैसे मुझे बचपन से था, और मैंने इसमें वो पैशन देखा है इस फील्ड पे जाने के लिए। नहीं तो ये चाहता तो कुछ भी और कर सकता था। अगर ये चाहता कि इसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कोई भी फील्ड अगर ये सोचता तो मतलब मैं उसमें वो कर सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये इसने ऐसा फील्ड चुना जिसमें इसको खुद ही करना है सब कुछ। तो और वो कर रहा है, और उसको किसी की सपोर्ट की भी जरूरत नहीं। वो बोलता है कि मैं खुद ही करूंगा। तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड फील होता है मैं जब नानक को देखती हूँ और मैं इसकी जो बातें सुनती हूँ। वो मेरा बेटा है इसलिए नहीं, लेकिन मैं इसको बचपन से जानती हूँ कि वो कितना काइंड हार्टेड है। लोगों के साथ उसका जो प्यार है, जो वो लोगों के लिए फील करता है, मेरे सामने तो बोल देता ना कि हाय उसके साथ ऐसे हो रहा है, हाय वो जानवर, और वो बिल्ली के बच्चे को चोट लग गई, उठा के ले आता है सबको। तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ कि नानक मेरा बेटा है। बाकी आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या बनेगा, वो तो ऑडियंस पे है और वो भगवान के हाथ में जी। लेकिन एक अच्छा इंसान होना जो है वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। नानक, क्या क्या गुण आपको लगता है कि उपासना जी से आप में आए हैं? जो ये कह रहे थे कि मैं काइंड हार्टेड हूँ और बच्चों को उठा लाता हूँ, बिल्ली के बच्चों को, बहुत दैट कम्स फ्रॉम ऑल दैट शी डज। बिकॉज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। इनके यहाँ पे जब ये बहुत छोटी हुआ करती थी, मुझे कहानी इन्होंने बहुत बार सुनाई है, इन्होंने और उनकी सिस्टर ने बहुत बार सुनाई है मेरे को कि एक मतलब इनका बंगला होता था, ठीक है। आप कभी भी जंप इन करना अगर मैं गलत हुआ, ठीक है। तो ये क्योंकि इनकी जो सिस्टर है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी होती थी, ये नहीं थी, मुझे पता है, अच्छे से पता है। तो इन्होंने MA इन ड्रामेटिक आर्ट्स भी किया है, तो दैट्स हर डिग्री, मतलब वो उनकी फील्ड में उन्होंने किया, दैट्स एंड शी इज वेयर शी इज डन अ गुड जॉब इन दैट। बट मेरे को पता है पढ़ती नहीं। तो इनका बहाना क्या होता था, ये अपने छत पे जाके अपनी बुक खोलती थी और जितने भी पेट एनिमल्स होते थे इनके पास, और इनके पास सब होते थे, 21 थे। इनके पास खरगोश होता था, इनके पास कोई चूहे होते थे, इनके पास डॉग्स होते, बिल्लियां, सब, बकरी, सब, मुर्गी, सब पाल रखी इन्होंने। तो ये वहां जाते, अपनी किताब खोलते ऐसे और सबको छोड़ देते छत पे, ताकि वो इधर उधर घूमते रहे, कोई उनके ऊपर आए, कोई खाना मांगे, कोई कुछ करे, तो उनके साथ टाइम स्पेंड हो जाए और मम्मी को अंदर लगे कि पढ़ाई कर दें। तो तब से मुझे पता है कि इनको जो एनिमल से लव है वो कितना ज्यादा है। और आज भी मैं देखता हूँ तो कोई, चलो कुछ कभी मतलब कोई अगर कुछ एनिमल्स को कुछ कह भी दे थोड़ा सा भी, तो इनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि नहीं कर सकते तुम, ये मेरे बच्चे हैं और तुम मेरे बच्चे को ऐसे नहीं कर सकते जी। तो शी हैज दैट पैशन। तो आई थिंक समवेयर अराउंड द लाइन आई हैव टेकन दैट फ्रॉम हर, कि मेरे को पता है कि ये गुण मेरे को उनसे आए, मैंने उनको देख के नहीं सीखा, बट उनमें इतना पैशन था कि मेरे अंदर भी वो पैशन आ गया है कहीं से। एंड जब मैं भी देखता हूँ, मेरे को भी बहुत ऐसा लगता है कि मैं जो भी करूँ, मैं चाहे इंसानों के लिए कुछ करूँ ना करूँ, मैं जानवरों के लिए ज़रूर करूँगा व्हेन आई एम एट दैट स्टेज। और मैं
मेरा तो ये प्रॉमिस है मम्मी को भी, सबको भी, कि आई वुड लव टू क्रिएट एनिमल शेल्टर्स इफ आई हैव दैट kind of money or if I have that kind of power in my life. That's very nice, very good. So that's what I've taken from her. उपासना जी, अभी लोग पेट लव को समझते हैं, है ना, काइंडनेस बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब आप छोटी थी तो मुझे नहीं लगता कि इतना लोग समझ पाते होंगे उस टाइम पे। तो डांट वाट पड़ती थी कि भाई पढ़ाई करने जा रही हो या क्या करने जा रहे हो? नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरी मदर, हमारे घर थोड़ा काफ़ी बड़ा था वहाँ पंजाब में जी। तो मम्मी को पता था कि मुझे जानवर बहुत पसंद है। मैं आपको बताऊं, मैं जब मेरे पास लूना होती थी, एक छोटा सा वो हाँ होती थी ना जी, मतलब मैं कॉलेज जाती थी तो वहाँ पे एक गधा होता था, तो उसके चोट लग गई। अभी मेरी मदर मेडिकल लाइन में थी तो तब टिंचर आयोडीन हुआ करती थी जो जख्मों पे लगाया जी जाता। जी जी जी। तो मैं घर से वो ले जाती थी, मैं अपनी उससे उतरती थी लूना से, उसको पूरा पहले साफ करती थी, फिर वो उसको लगाती थी, फिर मैं कॉलेज आती थी। तो मतलब मेरा जो जानवरों के साथ लगाव है वो अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। मेरे किसी जानवर को कुछ हो जाता था ना, अगर जैसे एक बार मुर्गा था मेरा, उसको कीड़े पड़ गए तो उससे स्मेल इतनी आती थी कि उसके पास नहीं जाता था। हाँ। मैं अपनी गोद में बिठा के उसके वो कीड़े निकालती थी। और वो आज तक, अब जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं, जैसे कि ट्रीट किया जा रहा है कि जो डॉग्स हैं इनको शेल्टर में डाल दो, शेल्टर है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, और जो शेल्टर्स हैं उनकी इतनी बुरी हालत है कि पूछिए मत। तो जो एनिमल लवर्स हैं और जो एनिमल हेटर्स हैं, अभी उनके अंदर एक जंग जैसी चल पड़ी है। जो लोग कुत्तों को पसंद नहीं करते वो तो निकाल दो सोसाइटीज में से, ये कर दो, मारते हैं, बुरा हाल, रॉड से मारते हैं, ये वो। क्या आपने कभी ऐसा आपके दिल में नहीं ये बात आती कि उनको भी उतनी ही दर्द होती है जितनी हमें होती है? वो एक माँ अगर बच्चे देती है, डॉग के बच्चे, वो अपने बच्चों को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट करती है जैसे हम करते हैं। उन्होंने पता नहीं खाना खाया है नहीं खाया, उनके पास रोज इतनी स्ट्रगल है स्ट्रेस के लिए, अपनी एक रोटी ढूंढने के लिए, आप सोचिए। और उनको आप अपने बच्चों को सिखाते हैं इनको लात मार के निकलो, ये गंदे हैं, इनको पत्थर मार दो, इनको ये कर दो। फिर अगर वो बच्चा इतना भूखा है उसको आप मारते हो और वो आपके ऊपर भौंकता है तो बोलते हैं ये भौंक रहा है हम पे, ये तो हमें काटना चाहता है, इसको तो मार दो, ये तो जीने के काबिल ही नहीं है। तो क्या चल रहा है हमारे देश में और क्या लॉज हैं हमारे? मेरे को बहुत ही, चाहे इसके लिए मुझे कोई कुछ भी कहे, पर मैं कहूंगी कि जो हमारे देश का कानून है ना एनिमल्स के लिए कि 50 रुपए जानवर को मार दो तो 50 रुपए उसका हल है, ये इतना गलत है, इतना गलत है कि मैं क्या कहूँ कि मतलब। और जो हमारी सरकार है अब उसको इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जो एनिमल्स को भी जीने का उतना ही हक है इस पृथ्वी पे जितना कि हमें है। आप जंगल काटते जा रहे हो, आप वहाँ पे बिल्डिंगें बनाते जा रहे हो, घर बनाते जा रहे हो, फिर जो बड़े बड़े मेंशंस और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आप बोलते हो हमारी सोसाइटी में रहने का जानवरों को हक नहीं है। आपने कभी सोचा है कि ये उन्हीं की जगह थी जहाँ पे आपने अपना वो बना लिया? अगर वो हिरन बाहर निकल के सड़कों पे आ गए हैं, उनके आपने जंगल काट दिए हैं, तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारी देश के लिए। मैं बोलूंगी बाहर ऐसा नहीं है, बाहर जो हमारे जो स्ट्रेज हैं, जो उनके स्ट्रेज हैं, उनको कितनी ज्यादा प्यार और उसके साथ रखा जाता है, और हमारे यहाँ इतनी क्रूएलिटी है। तो मतलब मेरा खून खौल जाता है जब मैं ये सब कुछ देखती हूँ। और मेरा अगर बस चले तो मैं क्या कर जाऊँ उन लोगों के लिए जो कि उन पे गर्म पानी फेंकते हैं, जो उनके ऊपर ये, मतलब मेरे नाना को किसी ने बोला कि तुम जो है, तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें सिर्फ बॉइल्ड चिकन और ये खाना है और ये खाना है। हाँ। इसने बोला कि मेरे को, मैं चाहे ठीक रहूं या नहीं रहूं, या मेरे को जिम वाले कुछ भी बोले, ये वेजिटेरियन है, ये अंडा भी नहीं खाता है। ओके। हम प्योर वेजिटेरियन है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम जो कहते हैं वो हम करते नहीं, हम करते भी हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उस देश में जी रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ साफ आपके चैनल के थ्रू कि जहाँ जानवरों के साथ इतनी मारपीट और इतनी क्रूएलिटी है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सब ऐसे हैं। जो जान देते हैं ना जानवरों के लिए, वो भी कमाल है।
वो मतलब रात रात को औरतें निकलती हैं 1:30 2 बजे तक खाना बना बना के उन जानवरों को वो खिला रही हैं और उनको उनके ऑपरेशंस करवा रही हैं उनके लिए क्या वो जो फीलिंग्स मैं देखती हूँ उन्हीं के कारण मुझे लगता है कि अभी तक प्रलय नहीं आई वरना प्रलय आ जाती जिस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर और जो जानवरों के लिए क्रुएलिटी चल रही है। फिल्म सिटी का तो पूरा नक्शा चेंज हो गया अगर आप देखिए आप बहुत अफसोस होता है मुझे जब जंगल कटते हैं, जब पंछियों के घोंसले गिरते होंगे, जब उनके बच्चे मरते होंगे, जब जान आग लगा दी जाती है, जंगल के जंगल उड़ा दिए जाते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे सड़क निकलेगी यहाँ ये, तो आप उतने जितने आप पेड़ काटते उतने लगाइए भी तो सही। तो ये जितना मौसम चेंज आप होते हुए देख रहे हो या जो भी हो रहा है अभी इस वक्त, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी इसका रीजन क्या है? और मैं आपको बताऊं कि जानवर अगर बद्दुआ देता है ना कोई तो वो सीधा ऊपर तक जाती है क्योंकि वो इतने इनोसेंट होते हैं इतने वो, तो परमात्मा तो देख रहा है ना, बेजुबान होते हैं, बोल नहीं बेजुबान सकते। है तो हमारा फर्ज बनता है इंसानों का कि हम उनका साथ लें। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि नानक उस बात को समझता है और वो मतलब हमारे घर में 6 बिल्लियां हैं, वो बच्चे आए किसी की टांग का कुछ हो गया था, किसी को कुछ कोई सड़क पे पड़ा हुआ था तो वो ये 6 बिल्लियां ये लाए, वाह। वो हमारे पेट्स हैं इस टाइम। नानक थोड़ा गाने के बारे में बात करते हैं। जब भी हाँ आता जी। है ना ओ जाना तो ओ जाना कह रहा है दिल, या फिर ओ जाना न जाना, आपको लगता है कहाँ से इंस्पायर कहाँ से हुए जो ये लिरिक्स है? और जब आपने ये बनाया ये पूरा जब ओवरऑल प्रोजेक्ट जब ऑन हुआ तो आपको लगा कि थोड़ा लोग कंपेयर करेंगे कि इसके पहले भी इस तरह से गाने बने हैं, बहुत नेचुरल है? मैं आई डोंट नो कि मतलब जब भी डांस करता हूँ तो आई अंडरस्टैंड म्यूजिक और उस हिसाब से मैं डांस को क्रिएट करता हूँ। Okay. पर जहाँ तक बात यह है कि ओ जाना लिरिक्स कैसे मैच करते हैं गाने से, आई थिंक व्हेनेवर अ म्यूजिक कंपोजर और द लिरिसिस्ट जो भी वो गाना लिख रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, हाँ. वो एक फीलिंग से बनाते हैं, एक इमोशन से बनाते हैं। हाँ. और वो गाना चलते चलते whichever words they find कि यार मतलब ये लोग पहले से रिलेट करते आ रहे, ओ जाने जाना बहुत सारे ढूंढ, तो आई थिंक ये जो वर्ड्स है दिस रीचेस आउट टू एवरीवन ओवर हियर एंड मतलब उससे आप लोगों को बता सको कि हमारे गाने में भी इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ फील ऑफ दैट रोमांस साइड कि इतने लोगों ने रोमांटिकली इसको यूज किया है तो हम भी रोमांस का गाना बना रहे, चलो ओ जाना वी विल आल्सो यूज द वर्ड। तो मेरे को लगता है एक फीलिंग, एक इमोशन, एक जगह से वो पूरा गाना कंपोज लिरिसाइज होता है और उसमें से मेरे को लगता है उनको सबसे प्यारा ये शब्द लगा होगा, इसीलिए इस गाने का नाम भी उन्होंने रख दिया ओ जाना। उपासना जी, इसमें आपका कितना योगदान था द टाइटल रखने में, या फिर आपके कितना कंट्रीब्यूशन? कुछ बिल्कुल मेरा नहीं। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ना ही मैं इसका क्रेडिट लेना चाहती हूँ क्योंकि विकास जी और जीतू जी इसके प्रोड्यूसर हैं जी। तो उन्होंने नानक को किसी रील में देखा। हाँ। ये डांस की रील्स बनाता रहता है, इसके इंस्टा पे बहुत सारी इसकी रील्स हैं, तो वो कहीं कुछ वायरल हुआ तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि हम जो गाना बना रहे हैं उसमें ये लड़का सूट करता है। तो उन्होंने उसी इंस्टा के थ्रू वो इससे कनेक्ट हुए, कैसे हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को पता तब चला जब भी विकास इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक रील में मेरे को, वो इंस्टा में चेक कर रहे होंगे नानक का, तो मेरे को और नानक को देख लिया बाद में, वो जब इसकी बात हो गई थी। बहुत सब कम पिक्चर्स हैं आपकी, मतलब आपकी ज्यादा रील्स हैं, मैंने भी इनके देखे हैं, तो हाँ तो कभी मेरी करते हाँ हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नानक आपका बेटा है क्या? मैंने कहा तुम्हें क्यों, कैसे विकास तुम हाँ। कैसे जानते हो नानक को? तो बोलते हैं हमारे गाने में वो काम कर रहा है। अच्छा, तब तक आपको नहीं पता? Very मुझे good. ना गाने का पता ना मुझे क्या ये लोग मिल रहे हैं, क्योंकि नानक हमेशा चाहता है कि वो खुद अपना काम खुद हैंडल करे और खुद मिले, और मैं उसमें किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को ना बोलूँ कि इसको रखा जाए, या वो बोलता है कि मैं अपने दम पे काम करना चाहता हूँ। सो मेरे को उनके थ्रू पता चला कि ये जो है कर रहा है वहाँ पे। और फिर जो शूटिंग थी उसमें भी मैं नहीं गई थी। अच्छा। हाँ, शूटिंग में भी मैं नहीं गई थी क्योंकि उसका एक इंसिडेंट अभी नानक ने भी सुनाया, क्योंकि मेरे को ना नानक हमेशा मेरे को डर लगता है नानक बाइक ना चलाए। तो अच्छा। मतलब मैंने इसको कभी बाइक नहीं लेके दिया, मैंने कभी भी, ये बोलता है गाड़ी तो गाड़ी को ले सकता है लेकिन बाइक नहीं, क्योंकि मेरे आंखों के सामने कुछ ऐसे मैंने इंसिडेंट्स देखे ओके। जो बहुत ही भयानक थे। तो इसमें उसका गाने में इन्होंने बाइक पे पूरे शॉट्स लिए और मुझे नहीं बताया विकास ने, उसको पता भी नहीं होगा कि मैं उसको बाइक चलाने से मना करती हूँ, और इसने तो बिल्कुल ही नहीं बताया। रात को मुझे बोलता है आप पता है आपको मैं क्या करके आया हूँ?
तो मैंने बोला क्या बोलता, जिस चीज के आप हमेशा मना करते थे। मुझे समझ में नहीं आई बात। मेरा बाइक चला के आया हूँ आज, बहुत सारे शॉट्स लिए, मेरा दिल धक से हो गया। मुझे लगा बाइक चला के आए, तो मतलब मुझे अगर पता होता तो मैं शायद उसको, विकास को फोन करती कि विकास जीतू जी प्लीज रुकिए, मत करिए गाना, ये वाला बाइक वाला शॉट मत कीजिए। आई थिंक ये गाना ऐसे बाइक चलाते हुए पीछे गर्लफ्रेंड बैठी हो तो पूरा शूट करेगा। ऐसे कुछ सीक्वेंसेस है, कुछ I can सीक्वेंसेस imagine. है, अभी जैसे आप मुझे- पोस्टर में देखते हैं, बारिश हो रही है, कोई एक बाइक पे सीक्वेंस है, कोई बर्थडे पार्टी का सीक्वेंस है, कोई छोटे हम लोग 5 साल के भी दिखाए हुए हैं, वैसे भी सीक्वेंसेस है, तो बहुत सारे हैं। पर एडिंग ऑन टू हर, उनकी कहानी जो बाइक से डरती है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इनको कहा मम्मी मेरे को बाइक खरीदनी है और मेरे को चलानी, तो पहली 2-3 बार से इग्नोर कर दिया इन्होंने। तीसरी चौथी बार में इन्होंने मेरे को पता क्या जवाब दिया, इन्होंने बोला चल ठीक है बेटा तेरे को बाइक ले देती हूँ, पर तू क्या कर सकता है ना, जो बिल्डिंग है ना हमारी ऐसे गोल है, सोसाइटी फिर में तू गोल गोल घुमाता रहना, बाहर नहीं जा सकते। और जो छोटे बच्चे को वो साइकिल देते हैं कि भाई हाँ, चलो यही घूमो। यही घुमाना बेटा, बाहर शाम को नहीं जाना। निकलो। हाँ, कहीं नहीं जा सकता तू रोड। वाह तो फिर फायदा क्या है? मतलब मेरे से छोटे जो मेरे क्लास वाले दूसरे वाले, वो सारे चला लेते हैं सारे। मतलब मम्मी लूना चलाती थी लेकिन बेटा बाइक मैं नहीं चला सकता। बड़ी नाइंसाफी। बड़ी नाइंसाफी ना, है। उपासना जी, कभी आपने ये नहीं सोचा, आपके इतने अच्छे रिलेशंस हैं इंडस्ट्री में, कि किसी बड़े एक्टर के साथ होता है ना कि अपने बेटे को लॉन्च करें, कोई ऐसा ए लिस्टर आए और जिससे हर तरफ चर्चा ही चर्चा हो जाए? नहीं, देखिए अगर उसमें वो दम होगा, क्योंकि मुझे इस पे पूरा भरोसा है, जितनी वो मेहनत करता है दिन रात। आज जैसे उसने डांस सीखा है 14-15 साल, जैसे उसने वो फाइट सीखी है, सारी तरह के फ्लिप्स ये कर लेता है, जिस तरह की वो एक्टिंग करता है। अभी इसने साउथ के एक डायरेक्टर हैं इंद्रजीत लंकेश, उनकी फिल्म की है। वो डायरेक्टर मतलब जब बॉम्बे आते हैं ना, इसको सबसे पहला फोन आता है नानक। मतलब मैंने इसके सीन्स देखे हैं जैसे, सो मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया, इसको भी करेंगे। और ठीक है, जितना भी टाइम लग जाए वो मुझे नहीं पता, वो तो भगवान को पता है या लोगों को जो इसको लाइक करने वाले हैं। तो मैं इसमें कभी इंटरफियर नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहता। ओके। हाँ, अगर ये जिस दिन अगर ये चाहेगा कि नहीं आप बोलिए और ऐसा, तो शायद मैं बोलूँ, पर मुझे लगता है कि ये नहीं चाहता कि मैं किसी को भी कहूँ इस बारे में। हाँ, नाइस। ये बताइए, काफी चर्चा में है शिल्पा शिंदे, और आपने जो सपोर्ट कर दिया है तो उनके साथ साथ आप भी चर्चा में आ गई हैं। क्या चल रहा है? मतलब मैं आभा सिंह से, जो एडवोकेट है, उनसे भी मैं मिली थी और इस बारे में हमारी बात हुई, तो उनका यही था कि इसमें तो मुंबई पुलिस को खुद से आगे आना चाहिए और इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और ऐसे केसेस होनी नहीं चाहिए। मतलब क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल चीज़ होती है ना, कोई कंप्लेन, वो अलग होती है, बट सेक्सुअल हैरेसमेंट कुछ ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें आदमी अपनी जान भी ले लेता है। वो एक इंसल्ट होती है, पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट आता है, सोसाइटी पे, हर चीज़ पे आता है। किस तरह से देखती हैं, और क्या सच में आप दिल से सपोर्ट कर रही हैं शिल्पा शिंदे को? जी, मैं शिल्पा को बहुत टाइम से जानती हूँ। हमने 3 सीरियल्स एक साथ किए हैं, बेटियां अपनी या पराया धन, मायका। तो मैं पर्सनली उसको जानती हूँ। मुझे पता है कि वो किस तरह की लड़की है। वो दिल की बहुत नेक है। मैंने उसको बहुत सारे एक्टर्स की और टेक्नीशियंस की, स्पॉट बॉयज़ की, लाइटमैन्स की हेल्प करते हुए देखा है। जब उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शिल्पा खड़ी होती है। लेकिन ये मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगी कि उसने सही किया। जो उसने किया वो गलत किया। उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और दुनिया की किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए कि किसी पे गलत इल्जाम लगाया जाए। पर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान गलतियां करता है, और वो गलती हर इंसान की जिंदगी में होती है। कई बार इसी तरह की नहीं, अलग अलग तरह की गलतियां हम करते हैं, लेकिन किसमें इतना दम है कि वो कह सके कि मेरे से इतने साल पहले ये गलती हुई। और अगर उसने आज ये चीज एक्सेप्ट की है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि एक प्रोड्यूसर जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था, जिसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, उसके वो धब्बे धुल गए। लोगों को पता चल गया कि ये इंसान ने ऐसा कभी किया ही नहीं, वो इनोसेंट था, वो प्रूव कर दिया उसने। अगर वो नहीं बोलती तो वो तो जिंदगी भर यही चलता ना लोगों को कि इसने शिल्पा शिंदे को सेक्सुअली हैरेस किया था, यही चलता ना। तो क्या होता? तो कितने लोग समाज में अब उठ के, अगर हम पूरा समाज उस एक इंसान के खिलाफ हो जाए कि शिल्पा ने ये किया, इसने गलत किया है, इसने ऐसे कैसे बोला, इसको सजा होनी चाहिए, इसको जेल कर दो, इसको ये, तो कितने लोग आगे बढ़ के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे।
क्योंकि वो आप डरा रहे हो लोगों को कि कभी भी मत बोलना जो तुमने किया है। उससे क्या होगा कि वो जो इंसान जिसके ऊपर कभी भी इल्जाम लगाया गया, समझ लो किसी ने चोरी और की इल्जाम किसी पे है, तो वो इनोसेंट आदमी मरते दम तक वो चोर ही रहेगा। आप हर चीज को हर पक्ष से सोचिए, मतलब उसकी अच्छाई को, उसकी बुराई को और उस सिचुएशन को। कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा और पूरी तरह से बुरा नहीं होता। जैसे नानक के लिए मैं जो हूँ वो शायद मैं आपके लिए नहीं हूँ, जो मैं आपके लिए हूँ वो शायद मैं किसी तीसरे के लिए नहीं हूँ। ठीक है, हमें हर एक में कमियां भी हैं, हमें खूबियां भी हैं। तो आप उसकी खूबी भी देखिए। मैं इस बात को टोटली गलत मानती हूँ जो शिल्पा ने किया। अगर मेरे को कोई बोले ये शिल्पा ने सही किया, मैं बोलूंगी टोटली रॉन्ग, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उसने सच्चाई को कबूल किया, ये भी उसकी एक अच्छाई है। और इससे समाज को एक सबक मिलता है कि आप भी आगे बढ़िए। अगर आपने कभी गलत किया है तो आप खड़े होके बोलिए कि आपसे गलती हुई, ताकि एक इनोसेंट आदमी इनोसेंट प्रूव हो। आखिरी सवाल आज का, हमारे पास टाइम कम है, एक लास्ट क्वेश्चन। रणवीर सिंह के मामले में भी आपने स्टैंड लिया, आप आई, बहुत कुछ चल रहा था, पूनम ढिल्लों नाराज़ हो गई थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर मतलब सामने से लिया, सपोर्ट किया, जो नॉन कॉपरेशन था उसको वापस लेने के लिए आप आए। क्या चल रहा था ये सब? एक तरफ फरहान अख्तर, दूसरे रणवीर सिंह। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी कमज़ोर है, फिर भी फॉइस सिंटा सबको सामने आना पड़ रहा है और सबको इंटरफेयर करना पड़ रहा है। देखिए, मैंने रणबीर सिंह का साथ दिया क्योंकि मुझे देना चाहिए था जी। वो सिंटा के मेंबर हैं। अगर वो रणबीर सिंह ना हो के कोई और मेंबर भी होता मेरा सिंटा का, तो भी मैं इसी तरह स्टैंड लेती हूँ उसके लिए। ठीक है, और मेरे मेंबर्स को पता है कि जब भी कभी कोई मेंबर पे बात आती है, उपासना सिंह उसके साथ खड़ी हो जाती है। और मैं रणबीर सिंह के साथ आज खड़ी हूँ, कल मैं दूसरे के साथ भी खड़ी होती हूँ, तीसरे के साथ भी मैं खड़ी हूँ, हमेशा, जब तक मैं सिंटा की जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये मेरा फर्ज बनता था जी। और मैंने क्या गलत किया है उसके साथ रह के? मैंने फाइस को, जिसकी मैं खुद भी मेंबर हूँ, जनरल काउंसिल की मैं मेंबर हूँ, ठीक है, उनकी मैं किसी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और उनकी किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकती हूँ। मेरे को पदवी मिली है। हाँ। ठीक है, मैंने उनके मुंह के ऊपर उनके सामने उनको कहा कि ये तुम लोगों ने गलत रणबीर सिंह के साथ किया है और ये जो तुम नॉन कॉपरेशन का जो है इसको हटाइए। मैंने कितने कॉल किए हैं अपने तिवारी जी को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उपासना ने हमें बहुत कॉल किए कि ये बैन हटाइए आप, और उस बैन को हटाने में एक कहीं मेरा योगदान है, थोड़ा सा ही कहिए लेकिन है। और फिर मैंने अगर मेरे एक्टर के लिए, रणबीर सिंह के लिए उसके फेवर में बोला, तो उसमें कुछ एक दो लोगों को इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई कि उनको मेरे खिलाफ मीडिया में बोलना पड़ रहा है कि उपासना ने गलत किया। मुझे आप प्रूव कीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। क्या मैंने फाइस का साथ दिया जिन्होंने नॉन कॉपरेशन, मैंने उनको गलत सिद्ध किया, मैंने उनको फोन्स किए, और मैं उनकी मेंबर हूँ, जनरल काउंसिल की मैं मेंबर हूँ। मेरा हक बनता है उनकी हर मीटिंग अटेंड करना और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप ये सही कर रहे हो या नहीं, मैं उसकी मेंबर हूँ। और फिर मैंने रणबीर सिंह अपने सिंटा मेंबर का साथ दिया, इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? फिर मुझे मेरी ही संस्था से एक दो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे अभी तक वही समझ नहीं आई और मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि मैंने क्या किया है। मुझे प्रूव कर दो अगर मैंने सिंटा का जरा सा भी कभी नाम बदनाम किया हो या मैंने अपने मेंबर का साथ नहीं दिया हो। सो उसके अंदर उनकी अपनी क्या मंशा, जो बोल रहे हैं वो मंशाएं तो उन्हीं को पता होंगी, मेरे को तो नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि मैं सिंटा की जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं अपने एक्टरों का, जब तक मैं इसमें हूँ वो मैं मदद करूंगी, उसमें मेरे को कोई हिला नहीं सकता। उपासना जी, नानक जी, थैंक यू सो मच। आज हमारे पास टाइम कम है लेकिन हम जल्दी इन लोगों से अलग से मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर यू। ओ जाना, थैंक यू।